Hello my dear student, good morning, सुप्रभात। वेलकम टू BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडारा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, लेक्चर्स नंबर 15 और आज का टॉपिक है कि केंद्रीय बैंक के कार्य यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से कार्य करता है। ठीक है, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग तुरंत प्रभाव से टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर का प्रश्न बनता है और 4 नंबर का भी प्रश्न बनता रहता है। इसीलिए तो प्रश्न दे रखा है कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है सर। अब केंद्रीय बैंक की डेफिनेशंस क्या होती है? तो सर, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है सर। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो देश के अंदर जितने भी बैंक संचालित है उन सभी बैंकों को ऑपरेट करने का कार्य करता है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? उन बैंकों का कंट्रोलिंग करता है, नोट इश्यू करवाता है, साख का नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट। उसी प्रकार आरबीआई क्या करता है सर? तो ये वार्षिक प्रकाशन भी करता है, मासिक भी करता है, वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, विदेशी प्रतिभूतियों को रखने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अब देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या केंद्रीय बैंक हो या शीर्ष बैंक हो, शीर्ष बैंक कहे तो भी वो केंद्रीय बैंक की ही बातचीत करे। तो देखना, केंद्रीय बैंक के कार्य को हो या केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के कार्य को हो, एक ही बात है। ठीक है सर। अब देखना, ये डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है कि सर, आरबीआई एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश का मौद्रिक व्यवस्था का इस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन करना है कि उस संरचना में देश में आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो। ठीक है, आरबीआई का उद्देश्य यही है कि उस देश का क्या करना है? विकास करना है, उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, मुद्रा का नियंत्रण करना है, उसका नियमन करना है, उसका निर्गमन करना है। ठीक है, साख के रूप में कंट्रोलिंग करना है कि भाई रेट को बढ़ाना या घटाना है, साख नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर वीडियो के अंदर हो तो। लेकिन अभी आपको देखते हैं उसके कार्य के बारे में। ठीक है सर। अब उसमें पहला कार्य लिखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोट निर्गमन करना, नोट निर्गमन करना सर। अब देखना, इस नोट निर्गमन करना मतलब ये क्या हुआ कि भाई देश में मुद्रा एवं साख एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और आरबीआई की एक्ट की धारा 24 के अनुसार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 एवं 10,000 के जो नोट प्रचलित कर सकता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट प्रिंटिंग कर सकता है। 10,000 से अगर ज्यादा नोट अगर बनानी है, 10,000 से अगर ज्यादा वैल्यू की नोट प्रिंटिंग करनी है तो वो भी कार्य आरबीआई करेगा। 2 रुपए से कह रहा हूं, कान खोल के सुन लेना, 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के जो भी नोट प्रचलित करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आज की कंडीशन में आपको कहूं 1,000 है, 5,000 है,
और 10,000 के नोटों का ऑपरेशन अभी वर्तमान में बंद किया, उसका निर्गमन अभी नहीं हो रहा। ठीक है, 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा निकाला जाता है। 1 रुपए का जो नोट है वो किसके द्वारा इशू करवाया जाता है? तो सर वो भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है। और 1 रुपए की नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं? तो सर 1 रुपए की नोट के ऊपर सहायक वित्त विभाग के जो सिग्नेचर है वो होते हैं, यानी कि वित्त सचिव जिसको हम कहते हैं फाइनेंस सिक्योरिटी। ठीक है, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, न कि रिजर्व बैंक के। ठीक है, ये मत कहना कि सर रिजर्व बैंक 1 रुपए का नोट जारी करती है, नहीं भाई, रिजर्व बैंक 2 रुपए से 10,000 तक के नोट प्रिंटिंग करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट केवल भारत सरकार जारी करेगी। नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग द्वारा किया जाता है। समझ में आया? नोट निर्गमन करने का कार्य नोट निर्गमन के जो भी विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ठीक है सर, एक बार आप इसको नोट कर दो। अब आपको सेकंड कार्य के बारे में बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिएगा, दूसरा कार्य आपके है कि सर सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है, आरबीआई है जो सरकारी बैंक के रूप में कार्य करती है, यानी कि आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कार्य करता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कार्य करता है, वो भी किस रूप में? एक बैंक के रूप में। ठीक है सर, और सरकार के सब नकद कोषों को अपने पास जमा करता है। सरकार के पास में जितनी भी डिपॉजिट है उन सभी डिपॉजिट को जमा करने का कार्य भी कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सरकार के सार्वजनिक ऋणों की अगर जो व्यवस्था है वो भी कर सकता है। ठीक है, अगर सरकार को लोन चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी आरबीआई करता है, और हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वयं भी दे सकता है। ठीक है, और सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण भी करता है। अगर कोई गवर्नमेंट का फंड है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसफर करना है तो वो भी कार्य करता है। सरकार को प्राप्त होने वाली विभिन्न स्रोतों से भुगतान लेना और सरकारी आदेशों के अनुसार भुगतान देना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार आरबीआई सरकार के प्रतिनिधि बैंक के रूप में कार्य करता है, यानी गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में ये जो बैंक है कार्य करती है। ठीक है सर, रिजर्व बैंक सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, और उसे द्रव्य बाजार का पूर्ण ज्ञान होने की वजह से सरकार को मुद्रा साख एवं आर्थिक नीति संबंधित सलाह भी देता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि एक सरकार का एडवाइजर होता है। ठीक है, और उसी तरह आरबीआई को मार्केट का पूरा नॉलेज होता है। ठीक है, इसीलिए आरबीआई क्या करता है कि समय समय पर सरकार को एडवाइस है जो देता रहता है, और यह सरकारी विनियोजन, कृषि शाख, औद्योगिक शाख, योजनाओं में वित्तीय व्यवस्था आदि के क्षेत्रों में सरकार को महत्वपूर्ण परामर्श देता है। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, उसी प्रकार इंडस्ट्रियल क्रेडिट है, इसी प्रकार प्लानिंग के बारे में, किसी फाइनेंस के बारे में, ये सभी एडवाइस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको? सरकार को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद में है कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का एक बैंक कहलाता है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? देश के अंदर जितने भी बैंक है, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, या चाहे वो विदेशी भी हो सकती है, यानी कि विदेशों के अंदर भी अगर कोई शाखा है तो उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर लिखा नियंत्रण करता, क्योंकि बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है। ठीक है सर, अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं सर
कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के समस्त क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर। उसके बाद क्या करो कि सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास में जमा रखना ही होता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। ठीक है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को काफी बेहतर सिस्टम से बनाने के लिए, बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि सर समय समय पर इनको डायरेक्शन देता रहता है और बैंकों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने में यह निर्णयकर्ता की भूमिका अदा करता है। अगर मान लीजिएगा बैंक के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, ठीक है, किसी भी प्रबंधक को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? उस समस्या का समाधान करने का कार्य करते हैं, कि जज के रूप में रहते हैं। ठीक है, जो क्या डिसीजन देना ये डिसीजन देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग ग्राहकों के हितों को भी संरक्षण करता है। ठीक है, ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत न हो तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखता है, उनका भी संरक्षण करता है, उनकी भी सुरक्षा करता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ग्राहकों से सीधे शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है। अगर मान लीजिएगा कोई भी कस्टमर है या कोई भी अगर उद्योगपति है और अगर मान लीजिएगा डायरेक्ट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर कंप्लेन करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी सर? उस बैंक को ऑर्डर देगी, दिशा निर्देश जारी करेगी कि भाई इस व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाए तुरंत प्रभाव से। समझ में आया क्या कहा है? वापिस सुनो। अगर कोई कस्टमर अगर डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मान लीजिएगा शिकायत करता है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी? उस बैंक को दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करेगी और तुरंत प्रभाव से उस ग्राहक की समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद में चौथा पॉइंट है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है सर? तो आरबीआई आर्थिक संकट के समय बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है और वह बैंकों से प्राप्त तरल कोषों से संकटग्रस्त बैंकों को ऋण देकर उन्हें फेल होने से बचाता है। ठीक है, और इसी के अतिरिक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों की धरोहर पर भी ऋण देता है और बिलों की पुनः कटौती करता है तथा सस्ती प्रेषण संबंधित सुविधा भी प्रदान करता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि मान लीजिएगा अगर देश के अंदर आरबीआई अगर आर्थिक संकट के समय अगर बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिएगा देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाए तो उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए आरबीआई है वो उन बैंकों की सहायता करता है और वह बैंकों से प्राप्त तरल कोषों से संकटग्रस्त बैंकों को ऋण देकर उन्हें फेल होने से बचाता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को न्यूनतम कोष में कितना रखना होता है? तो सर आरबीआई को न्यूनतम 200 करोड़ की संपत्ति रखना जरूरी होता है, यानी कि उसमें 115 करोड़ का तो सोना है और 85 करोड़ की क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां। 85 करोड़ की क्या है सर? सरकारी प्रतिभूतियां है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। 85 करोड़ तो विदेशी प्रतिभूतियां और 115 करोड़ सोना है। समझ में आया? ये सरकार ने तय कर रखा है कि अगर देश के अंदर अगर आर्थिक संकट आ जाए तो उस समय आरबीआई को न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की रखना अनिवार्य रूप से। इस 200 रुपए के अंदर 115 करोड़ रुपए का तो सोना है, इतना गोल्ड आपको रखना अनिवार्य है। ठीक है, 115 करोड़ रुपए का तो सोना है और 85 करोड़ रुपए 85 करोड़ रुपए जो विदेशी प्रतिभूतियों को रखना होता है। ठीक है, ये रखना तय है अनिवार्य रूप से। क्लियर है? ठीक है सर।
नेक्स्ट पांचवें पॉइंट को चलते हैं, इसकी शॉट ले लो चलेगा। पांचवा कार्य है कि केंद्रीय समाशोधन, केंद्रीय समाशोधन। अब सर केंद्रीय समाशोधन पॉइंट क्या दिक्कत करता है, क्या समस्या पैदा करता है, देखना कि सर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का कार्य भी करता है और व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन का इत्यादि का समाशोधन रिजर्व बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से हो जाते हैं। और रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि स्थानांतरित करने में भी माध्यम बनता है या बनाता है, ठीक है। और इसी प्रकार रिजर्व बैंक भुगतानों एवं राशि स्थानांतरण हेतु केंद्रीय समाशोधन का माध्यम बनाता है, ठीक है। यानी कि केंद्रीय बैंक ने व्यापारिक बैंकों के लिए भुगतान करने हेतु या राशि का स्थानांतरण करने हेतु एक समाशोधन बनाया गया है ताकि बैंकों को कोई समस्या न हो या किसी ग्राहक को भी समस्या न हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको मुद्रा हस्तांतरण करनी तो आप करवा सकते हैं, उसके लिए भी सुविधा की हुई है और केंद्रीय समाशोधन ये कार्य करता है आरबीआई। अगला पॉइंट है विदेशी विनिमय की व्यवस्था, विदेशी विनिमय की व्यवस्था। अब ये सर दिक्कत क्या कर रहा है, देखो कि सर रिजर्व बैंक विदेशी कोषों को अपने पास सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है, ये आपको पता ही है। यानी कि जितने भी विदेशी प्रतिभूतियां हैं उनको संभालने का कार्य कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को न्यूनतम हर एक व्यक्ति किसी भी समय पर 85 करोड़ की जो विदेशी प्रतिभूतियां है वो रखना अनिवार्य है, किसी भी वक्त एनी टाइम सरकार ने कहा हुआ है। तो इसी के स्वरूप भुगतान संतुलन एवं स्थिति में इन दोषों के उपयोग से विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थिरता भी रखी जाती है या रखी जा सके और विदेशी विनिमय से मुक्ति मिल सके। और विदेशी विनिमय दर में स्थिरता का या स्थिरता को क्रय विक्रय भी करता है। और इसी के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अपने विनिमय नियंत्रण विभाग एवं अधिकृत व्यक्तियों तथा संस्थाओं की परिभाषा एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय नियंत्रण संगठन भी करता है। समझ पाए, क्योंकि विदेशी विनिमय ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है, बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, लेकिन आरबीआई ने इसको भी कंट्रोल कर रखा है। समझ पाए, बिल्कुल सर। और एक पॉइंट और देख लो, साख नियंत्रण, ठीक है। अब ये साख नियंत्रण क्या है, तो साख नियंत्रण के आरबीआई ने दो तरीके के उपाय बताए हुए, एक तो बताया हुआ है गुणात्मक और एक बताया हुआ मात्रात्मक, ठीक है। समझ में आया, आरबीआई क्या करती है, साख को नियंत्रण करने का भी कार्य करती है। जैसे मात्रात्मक या गुणात्मक किस तरह से, बैंक दर होती है खुले बाजार की क्रियाओं के रूप में, ये ध्यान रखिए। साख नियंत्रण के उपाय, ये क्या है, साख नियंत्रण के उपाय, इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो दूंगा आगे, ठीक है। अगले एक्सिस वीडियो इसी पर है, इसीलिए तरल कोषानुपात क्या होता है, नकद कोषानुपात, नकद कोष में परिवर्तन, चयनित साख नियंत्रण है, इसी प्रकार नैतिक अनुनय है, विज्ञप्तियां है, प्रत्यक्ष कार्यवाही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे। इसमें दो चार पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि नकद कोष में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि भाई आरबीआई को कुल जमा का एक निश्चित भाग जो कानूनी रूप से आरबीआई के पास में जमा रखना होता है, ठीक है। तरल कोषानुपात जो व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित संपत्ति के रूप में रखना होता है, जो ये कह सकते हैं तरल संपत्ति के रूप में। उसी प्रकार खुले बाजार की क्रिया किसे कहते हैं, तो सर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतिभूतियों का जो सरकारी प्रतिभूति है उनका क्रय विक्रय करना, ये क्या कहलाता है, खुले बाजार की क्रिया, ठीक है। बैंक दर क्या होती है, ठीक है। तो ये भी हम एक्चुअली आप अगले एक्सिस के अंदर आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब अगला कार्य देखना है उसके बारे में, तो ये 7 कार्य एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, 8वें कार्य की ओर चलते हैं, क्योंकि आपको 10 कार्य आपके
टोटल देखने हैं अच्छे से व्यवस्थित, ठीक है। बस की सोच लो। चलिएगा अगला कार्य है कि सर रिजर्व बैंक एवं कृषि शाख, रिजर्व बैंक एवं कृषि शाख यानी कि रिजर्व बैंक एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब सर ये पॉइंट क्या समस्या पैदा कर रहा है देखना कि सर रिजर्व बैंक कृषि क्षेत्र में शाख संबंधी अनेक कार्य करता है, ठीक है। और इसके लिए कृषि वित्त विभाग की स्थापना भी की गई है और यह विभाग कृषि शाख संबंधित प्रश्नों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करता था और सरकारों एवं प्रादेशिक सहकारी बैंकों की कृषि शाख की समस्याओं के संदर्भ में परामर्श भी देता था, मतलब एडवाइस भी देता था, सलाह भी देता था। और रिजर्व बैंक द्वारा कृषि वित्त व्यवस्था का समस्त कार्य नवनिर्मित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम कहते हैं नाबार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं नाबार्ड, जो आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा था, उसको सौंप दिया, ठीक है। और कहने का अभिप्राय है कि भाई जो भी कृषि वित्त व्यवस्था का कार्य नहीं करता अभी, ठीक है, अभी आरबी है जो कृषि वित्त व्यवस्था का कार्य नहीं करता है, इसने किसको सौंप दिया है नाबार्ड को, ठीक है। यानी कि केवल लाभ में से 2 कोषों में धन का हस्तांतरण होता है और इसके लिए रिजर्व बैंक नाबार्ड को ऋण एवं पुनर्वित्त की भी सुविधा देता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रीय कृषि वित्त को अगर मान लीजिएगा अगर फाइनेंस की अगर जरूरत पड़ जाए तो आरबीआई देने के लिए हमेशा क्या है तत्पर रहता है, ठीक है। वरना पहले क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उद्योगों पर भी ध्यान देना, कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान देना, ठीक है। उसी प्रकार से क्षेत्र ग्रामीण है तो वहां पर भी ध्यान देना, मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर ध्यान रखना। तो इससे एक्चुअली क्या हुआ, आरबीआई को समस्या उत्पन्न होने लगी। तो आरबीआई ने क्या कर दिया कि कृषि वित्त व्यवस्था के लिए एक अलग से बैंक के रूप में बना दिया, औद्योगिक है तो औद्योगिक के लिए अलग बना दिया, जिससे कि क्या हो समस्या ना हो और आसानी से हम लोग कंट्रोल भी कर सके। समझ में आया? इसके लिए क्या कर दिया कि सर कृषि शाख के लिए नाबार्ड के रूप में इसको सौंप दिया कि भाई, और ये भी कह दिया कि अगर आपको धन की जरूरत पड़े तो आप कह देना, हम आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे ऋण के रूप में भी, ठीक है। अब देखो औद्योगिक वित्त व्यवस्था, औद्योगिक वित्त व्यवस्था मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पॉइंट क्या समस्या कह रहा है, देखो अच्छे से समझना, क्लियर करना कि सर रिजर्व बैंक ने देश में औद्योगिक वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए अलग अलग औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की है। रिजर्व बैंक ने देश के अंदर उद्योगों के विकास के लिए अलग अलग वित्त की व्यवस्था भी की है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है, जो उद्योगों में दीर्घकाल ऋण, अग्रिम एवं वित्त की व्यवस्था भी करता है कि भाई किसी को लंबे समय के लिए अगर लोन चाहिए या किसी को एडवांस के रूप में चाहिए तो उसके लिए भी आरबीआई ने व्यवस्था कर रखी है। और इसी के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम की प्रारंभिक पूंजी की भी व्यवस्था कर रखी है। समझ में आया? यानी कि आईएफसी ने ओपनिंग कैपिटल की भी मैनेजमेंट कर रखा है। समझ में आया? उद्योगों औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। उसी प्रकार देश में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना में योगदान भी दिया है और औद्योगिक दीर्घकालीन ऋणों के लिए एक विशेष कोष जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक शाख, राष्ट्रीय औद्योगिक शाख यानी कि एनआईसी के रूप में कहते हैं, एनआईसी मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट, ठीक है, जो कि क्या है दीर्घकालिक कोष होता है, इसकी भी स्थापना कर रखी है। राष्ट्रीय औद्योगिक शाख जिसको हम कहते हैं दीर्घकालिक कोष के रूप में भी इसकी स्थापना कर रखी है, एस्टैब्लिश कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखना कि सर आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। अब यह पॉइंट क्या दिक्कत कर रहा है, तो देखो भाई आरबीआई अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के
आंकड़ों का संकलन एवं प्रकार यह कार्य भी करता है और परिणामतः उसे देश की आर्थिक समस्या को समझने एवं हल ढूंढने में सहायता भी मिलती है। और आंकड़ों का संकलन करना और प्रकाशन करने के लिए रिजर्व बैंक का एक विभाग भी है, जो विभाग वार्षिक प्रकृति का प्रतिवेदन एवं अन्य क्षेत्रों में समकों का प्रकाशन भी करता है। ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक क्या करती है, एक्चुअली समय समय पर अपने जो भी डाटा है, समक है, उसको प्रकाशित करने का कार्य भी करती है। ठीक है, जो वार्षिक भी हो सकते हैं या मासिक भी होते हैं, त्रैमासिक भी होते हैं, जिसमें मुद्रा के बारे में भी होता है, फाइनेंस के बारे में भी होता है, रेपो रेट के बारे में भी होता है, सीआरआर के रूप में भी होता है, एसआरआर के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है, ये वर्ष भर की भी जानकारी देता है, हर 3 महीने की भी जानकारी देता है, कभी कभी हर महीने के अंदर जानकारी देता है, तो कभी 3 महीने की जानकारी देता है। तो एक्चुअली क्या है, जो भी डाटा है उस डाटा के प्रकाशन की भी एक्चुअली डिपार्टमेंट दे रखा है, जो कि क्या है, आम पब्लिक को और बैंकों को भी उसकी जानकारी मिलती रहे कि भाई उसकी परिस्थिति कैसी चल रही है। ठीक है, और उसी के अंदर जैसे मासिक प्रकाशन में भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू है, जो कि क्या करती है, बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट है, करेंसी और वित्त पर रिपोर्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी की हस्त पुस्तिका होती है। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअली इससे पता लगता है कि भाई देश के अंदर बैंकों की क्या कंडीशन है। ठीक है, कौन सी बैंक मर्ज हो सकती है, कौन सी बैंक राष्ट्रीयकरण हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी देने वाली एकमात्र है वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आए? जैसे कि मैं आपको कह दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जो कि क्या है सर, मासिक प्रतिवेदन के रूप में होता है। ये क्या है, एक्चुअली मासिक प्रतिवेदन है। ठीक है, उसी प्रकार मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम के बारे में भी बताता है। और वार्षिकी की मैं अगर बात करूं तो सर वार्षिकी में मुद्रा व वित्त से संबंधित कोई भी रिपोर्ट है या देश के अंदर औद्योगिक विकास की जानकारी है, ठीक है, औद्योगिक विकास की जो भी जानकारी है उद्योगों से संबंधित, तो ये जो सूचना आपको मिलती रहती है, ये कौन सी रिपोर्ट कहलाती है, तो सर ये आपके वार्षिक रिपोर्ट है। और मासिक के अंदर जैसे कि बुलेटिन है, क्रेडिट सिस्टम के बाद बेस पर है, तो ये सारी रिपोर्ट किसमें रहती है, मासिक के अंदर। और उद्योग है या देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं या मुद्दा है फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके एनुअल होती है। समझ में आया? बिल्कुल सर, तो इसको नोट करना है। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि साख नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, साख नियंत्रण कैसे की जाती है कंट्रोल में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो वो भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न बन सकते हैं, 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। और ये जो केंद्रीय बैंक के कार्य है, ये भी 4 से 6 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।